हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। आर्ट्स एंड कल्चर की एक और क्लास लेकर मैं उपस्थित हूँ आपके सामने। आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ, आपका समय ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए। तो इसी क्लास के सेशन में हमारा अब आज का टॉपिक है गांधार शैली। ठीक है, हमने पिछला कवर किया था मूर्तिकला। आज हम पढ़ेंगे शैली के बारे में। गांधार कल जो भी मूर्ति कला की मतलब गांधार शैली है, मथुरा शैली है और एक अमरावती शैली है। तो तीनों के बीच डिफरेंस देखेंगे, तीनों का क्लासिफिकेशन देखेंगे, मतलब उनके उनके बीच क्या क्या समानताएं हैं और उसका वर्गीकरण क्या है। तो अब पढ़ते हैं आगे। ठीक है, अपना स्टार्ट करते हैं। गांधार शैली आधुनिक पेशावर और अफगानिस्तान के निकट पंजाब की पश्चिमी सीमाओं से संलग्न। ठीक है, यहाँ तक आप समझिए। इसका जो एरिया है, प्लेस है, वो समझना बहुत ज़रूरी है आर्ट्स के लिए। एक तो उसकी डायनेस्टी समझना बहुत ज़रूरी है कि वो किस राजवंश में कला जो है चल रही है, और दूसरा उसका प्लेस, उसका एरिया समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन उसी तरह के बनते हैं। किस राजा ने इस शैली का उद्भव किया, विकास किया, और किस एरिया में इस कला का प्रचलन था। तो आप ज़रा प्लेस का भी ध्यान रखें और राजा का भी। आधुनिक पेशावर और अफगानिस्तान के निकट पंजाब की पश्चिमी सीमाओं से संलग्न हिस्से में गांधार कला शैली का विकास हुआ। तो अगर मोटा मोटा इसको समझे तो ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, मतलब पंजाब को और फिर अफगानिस्तान की तरफ ऐसे। ठीक है, यूनानी आक्रमणकारी अपने साथ ग्रीक और रोमन मूर्तिकारों की परंपराएं लाए, क्योंकि जो यूनानी यहाँ पे आए थे, जैसे सिकंदर आया था, तो उनकी जो कला थी वो रोमन से इंस्पायर्ड थी। उनके जो फेस होते थे थोड़े स्लिम, उसकी नेक बनाते थे और फेस को कुछ लंबा सा शेप देते थे, और आंखें हमारे भारतीय जो कलाएं हैं उनमें लंबी लंबी आंखें बनाई जाती थी, मोटी और उभरी हुई, और ये थोड़ी सी गोल आंखें बनाते थे और घुंघराले बाल। तो वो जो कला थी यूनानियों की, वो रोमन से इंस्पायर्ड थी। ठीक है, फिर वहां से अब भारतीय इनको अब थोड़ा सा अडॉप्ट करेंगे, जिससे इस क्षेत्र की स्थानीय परंपराएं प्रभावित हुई। इस प्रकार गांधार शैली को कला की ग्रीक इंडियन शैली के रूप में जाना जाने लगा। तो प्रश्न आपका ऐसे बन सकता है कि ग्रीक इंडियन शैली कौन सी है, गांधार, मथुरा या अमरावती, या और भी कोई नाम दे सकते हैं। तो आप याद रखिएगा गांधार शैली है। गांधार शैली का विकास 50 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक की अवधि में 2 चरणों में हुआ। ये 50 ईसा पूर्व इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब कनिष्क आता है, हालांकि वह 165 ईसा पूर्व से ही कुषाण वंश स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कनिष्क का जो टाइम पीरियड है उसमें इसका विकास हुआ था, और वो 78 ईसा पूर्व में उनका सिंहासन आरूढ़ हुआ है। मतलब उनका टाइम वहाँ से स्टार्ट है। उसी के बाद उन्होंने सक्ष्मवती स्टार्ट की थी, उसी के बाद से ही ये जो कला है इसका विकास हुआ। तो अब आप 78 से आगे देख लीजिए कि वो 50 ईसा पूर्व से लेकर इसका 500 ईस्वी तक की अवधि में 2 चरणों में इसका विकास हुआ, जहां आरंभिक शैली को नीले धूसर बलुआ प्रस्तर के प्रयोग के लिए जाना जाता है। अब ये जो नीला धूसर है, इसको सलेटी भी उसमें यूज कर लेते हैं, कई बार क्वेश्चन में सलेटी पत्थर और नीला धूसर भी लिख देते हैं, और काला और सफेद पत्थर भी ऐसे मिक्स करके लिख देते हैं। अगर केवल सफेद आता है तो वो अमरावती शैली है, लेकिन काला सफेद आता है तो वो गांधार शैली है, और लाल बलुआ पत्थर आता है तो वो मथुरा शैली है। थोड़ा सा मैं अभी नीचे उसको और खोल के डिफाइन कर दूंगी। उत्तरवर्ती शैली में मूर्तियां बनाने के लिए मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग किया जाता था, इससे उसको थोड़ा सा और मजबूती मिलती थी। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां ग्रीक रोमन देवताओं पर आधारित है। किसमें? गांधार शैली में, केवल इसमें, जो अपोलो की मूर्तियों से मिलती जुलती है। मतलब ये ग्रीक देवता हैं, तो उनकी उसी तरह की मूर्तियों को थोड़ा सा अडेप्ट कर लिया गया। जैसे उनके बाल थे घुंघराले और बहुत महीन कपड़ा दिखाया जाता था बॉडी पे। मूर्ति पे वैसा डिज़ाइन उकेरना है तो बहुत डिफिकल्ट, लेकिन जब वहाँ से इंस्पायर्ड हुए, सीखा, तो फिर वो भी पॉसिबल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है मथुरा शैली। मथुरा शैली का विकास पहली और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि में यमुना नदी के किनारे हुआ। अब ये आप याद रखना, कहाँ पे हुआ है? यमुना नदी के किनारे पे। और जो वो है टाइम पीरियड है वो है पहली और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि में। मथुरा शैली की मूर्तियां उस समय के सभी तीनों धर्मों, बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म की कहानियों और चित्रों से प्रभावित है, क्योंकि तीनों ही रिलीजन में जब मूर्तियां बनाई गई तो रेड, जो लाल बलुआ पत्थर है, मतलब उसको यूज किया गया, तो इसलिए उसको मथुरा शैली के अंदर ही तीनों को गिना गया।
ये मूर्तियां मौर्य काल के दौरान मिली पहले की यक्ष मूर्ति के नमूने पर आधारित है। मथुरा शैली ने मूर्तियों में प्रतीकों का प्रभावशाली उपयोग दिखाया। हिंदू देवताओं का निर्देशन उनकी अवायुधास का उपयोग करके किया गया था। ये वो प्रतीक होते हैं जो बेसिकली किसी प्रॉपर मूर्ति में ना ढाल के किसी एक छोटे से सिंबल को यूज कर लिया जाता है, उसे कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शिव को लिंग और मुखलिंग के माध्यम से दिखाया गया है। अभी जो प्रभावशाली उपयोग है इसमें आगे की लाइन और ये है कि बुद्ध के सिर के चारों ओर प्रभामंडल गांधार शैली की तुलना में बड़ा है। वहाँ पे थोड़ा छोटा है और काफी डेकोरेटेड है, उसमें फूल पत्तियां बने हुए हैं। और यहाँ पे बड़ा है और जामितीय पैटर्न से अलंकृत है, मतलब जो उसका साइज वाइज है वो काफी सुंदर है। बुद्ध को दो बोधिसत्वों कमल पकड़े पद्म पाणि और वज्र पकड़े वज्रपाणि से घिरा हुआ दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं।